हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई हो आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से सीजीएल की तैयारी कर रहे होंगे। और मेरी आशा है और मेरी दुआ है आप सब बच्चे सीजीएल का एग्ज़ाम निकालें और अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और अपना भी सपना पूरा करें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक रहने वाला है पुष्यभूति वर्धन डाइंसिटी। हमारा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हमने गुप्ता एम्पायर पढ़ा था और उससे पहले हमने मौर्य एम्पायर पढ़ा था। तो गुप्ता एम्पायर में मैंने बताया था कि जैसे जैसे इतिहास आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पूरा जो जैसे कि अशोका ने इतना बड़ा किंगडम कर लिया था, इतना बड़ा एम्पायर कर लिया था, अब वो छोटा पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इतने प्रतापी राजा नहीं आ रहे हैं और जो प्रतापी राजा आ रहे हैं वो एक ही टेरिटरी में राज कर रहे हैं। तो जो अब तक का जो लास्ट रूलर है वर्धन, हर्षवर्धन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बाद से इतिहास पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके बाद कोई भी ग्रेट रूलर नहीं रहने वाला है। और जैसे ही हर्षवर्धन निपटेगा उसके साथ साथ क्या होगा, एंशियंट हिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे अटैक शुरू होंगे। किस पे? भारत पे, हमारे अखंड भारत पे। और यही छोटे छोटे जो अटैक करेगा ये और कौन नहीं, भिखारी देश, पाकिस्तान, इस्लाम, मुगल और ये दिल्ली सल्तनत के चोर यही अटैक करेंगे और कोई अटैक नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम मेडिवल पीरियड पे आ जाएंगे जहाँ दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ेंगे। और दिल्ली सल्तनत से भी पहले हम राजपूत पढ़ेंगे कि राजपूत कैसे हारे, जो दिल्ली सल्तनत स्थापित हो गई। तो आज जो हमारा टॉपिक है हर्षवर्धन, इसको पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये लास्ट रूलर रहा है जिसके बाद पूरी तरह से इतिहास चेंज हो गया और मेडिवल पीरियड इसके बाद शुरू हो गया। इसलिए इंपॉर्टेंट रहा है वर्धन डायनेस्टी और इससे पेपर में क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसलिए इसको पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो जो हर्षवर्धन था, बेसिकली जो हर्षवर्धन था इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। 606 से लेकर 647 एडी और वर्धन डायनेस्टी 550 से लेकर 647 एडी तक रही है। मैंने हमेशा बताया कि अगर आपको इतिहास को पढ़ना है तो इतिहास को रटना नहीं है, इतिहास को समझना है। और अगर आप किसी रूलर को पढ़ रहे हो तो रूलर के बारे में जानो कि रूलर का नेचर कैसा था, कि रूलर कौन था, रूलर क्या करता था। आपको उसके बारे में ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चल जाएगी और उसके काम भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। तो जो पहला जो हर्षवर्धन है, ये हर्षवर्धन भी एक ग्रेट रूलर रहा है, इस डायनेस्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। क्यों? क्योंकि ये भी एक योद्धा, प्रतापी योद्धा, सम्राट रहा है। और इसको बेसिकली शीलादित्य के नाम से जानते थे क्योंकि जितनी भी सीलें होती थी, मोहरें होती थी, ये दान कर देता था। दानवीर करण किस्म का ये आदमी था, सारी चीज़ें दान कर देता था। बाबा वगैरह पे बहुत ज़्यादा क्या करता था, विश्वास करता था। बुद्धिज्म इसने बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया है, भक्ति वगैरह रिलीजियस में ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहता था, इसलिए इसको बहुत एक नेक दिल और धार्मिक रूलर भी मानते हैं। इसने बुद्धिज्म का अपने टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रचार करा है, बहुत प्रचार। क्योंकि इसके दरबार में ह्यून टी सेंग आया था तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था। तो इसने क्या कर लिया था, बुद्धिज्म को अपना लिया था। और बुद्धिज्म को अपनाने के बाद इसने क्या करा, बहुत ज़्यादा इसने स्प्रेड करा बुद्धिज्म को। और बुद्धिज्म से पहले शैविज्म था, मतलब शिव जी की पूजा करता था, शिव जी को मानता था। फिर इसने टी सेंग के इन्फ्लुएंस में क्या कर लिया था, अपना लिया था बुद्धिज्म। तो आपको इसके बारे में पता चल गया कि हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा नरम दिल, प्रतापी सम्राट था। और ये क्या करता था, दान करने पे विश्वास करता था, बाबा बाबा को रिलीजियस पे ज़्यादा विश्वास करता था। बुद्धिज्म इसने अपनाया, शिविज्म था। तो ये आप देख सकते हो कि किस प्रकार का आदमी था ये। तो फाइट वाइट ज़्यादा करता नहीं था ये बेचारा, ठीक है। फाइट प्रतापी होता तो था, नो डाउट, बट ज़्यादा इन सब चीज़ों से दूर रहता था, झगड़ों वगड़ों से दूर रहता था। जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये धर्म की ओर ज़्यादा झुक गया था। तो ये हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन की आपको छवि पता चल गई होगी, ये धार्मिक किस्म का आदमी था। और इसी से रिलेटेड क्या है, इसके फैक्ट्स है, तो आप फैक्ट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रेटेस्ट किंग रहा है ये हर्षवर्धन डायनेस्टी का। इसकी जो कैपिटल थी थानेश्वर थी। बाद में जो सेकंड कैपिटल थी इसकी कन्नौज थी। और हर्षवर्धन के बारे में एक फैक्ट हो रहा है कि नॉर्थ को जीतने वाला ये अंतिम रूलर था। नॉर्थ को जीतने वाला ये अंतिम रूलर था। इसके बाद कोई ऐसा रूलर नहीं आया जो नॉर्थ को जीत पाया। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर है, ये इतना बड़ा एम्पायर है। देखो सिंपल सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर है, गुप्त एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक वगैरह, ये इतना बड़ा एम्पायर छोड़ के गए थे। जैसे ही मरेगा तो ये जितना भी छोटा छोटा एम्पायर है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों? तो छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए टूट जाएगा क्योंकि बाहर से यहाँ से इन्वाइड हो रहा है, यहाँ से इन्वाइड हो रहा है, यहाँ से इन्वाइड हो रहा है और यहाँ से इन्वाइड हो रहा है। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो आपसी भारतीय लोग है ना भाई, भारतीय लोग क्या करेंगे, आपस में ही लड़ेंगे ताकि ये छोटे छोटे किंगडम जीत पाए। और बाहर जो दिल्ली सल्तनत के जो चोर है
ये क्या करेंगे, पूरे किंगडम को लास्ट में बना लेंगे। बने रहेगा वीडियो में, मेरी प्लेलिस्ट में पूरी बने रहेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली सल्तनत चोरों ने क्या करा है, इस पर पूरा एम्पायर हासिल कर लिया। क्योंकि हम भारतीय लोग क्या कर रहे थे, छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। और मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि यही इतिहास है। अगर हमने इतिहास से नहीं सीखा, इतिहास को अंडरस्टिमेट किया, तो अपन क्या हो जाएंगे, अपन भी एक इतिहास बन के रह जाएंगे। ये मैंने आपको हमेशा बताया है। तो अगर हम ये, इससे हमें सीखना भी चाहिए, मोटिवेशन है कि हम अगर छोटा सोचते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होगा, हम कभी बड़ा नहीं सोच पाएंगे और बड़ा कभी अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम छोटा सोच रहे हैं। तो वैसे ही दिल्ली सल्तनत ने क्या करा था, हमेशा बड़ा सोचा था। उनका ड्रीम भी क्या थे, बड़े बड़े थे। मैं आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा तो आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा कि उनके ड्रीम किस प्रकार के थे। उनके ड्रीम, अलाउद्दीन खिलजी के, भाई उसको सिकंदर गज बनना था। देखो ना ड्रीम, देखो ना यार, अगर आप सपने नहीं देखोगे तो आप बड़े कैसे बनोगे। तो उसके ड्रीम थे। तो वैसे ही, ये हमारा टॉपिक नहीं है बट इसके बारे में बताऊंगा। तो जो ये लास्ट रूलर था जिसके बाद के पूरा एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। और इसकी पहले कैपिटल थानेश्वर थी और कन्नौज इसकी सेकंड कैपिटल थी। कन्नौज के ऊपर अभी क्या होगा, युद्ध होगा। आपसी जो हिंदू भाई है सब, ये जितनी भी डायनेसिटी है, गुर्जर, प्रतिहास, चोलास, ये सब क्या करेंगे, आपस में युद्ध करेंगे। और इस युद्ध से क्या होगा कि ये शक्ति इतनी कमजोर पड़ जाएगी, फिर क्या होएगा, मुस्लिम इन्वेट शुरू हो जाएगा। यही मैंने आपको बताना था। तो सेकंड इसकी कैपिटल थी कन्नौज। कन्नौज के ऊपर अभी युद्ध होगा, मैं बताऊंगा कन्नौज की क्या भूमिका है। बट अभी इतना पढ़ लो कि हर्षवर्धन की सेकंड कैपिटल क्या थी, कन्नौज थी। सेकंड अशोका था। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक ने भी बुद्धिज्म बहुत लेवल पे, उसने बुद्धिज्म को बहुत लेवल पे क्या करा था, इन्फ्लुएंस करा था। इतना इन्फ्लुएंस हो गया था कि उसने इतना स्प्रेड कर दिया था, अपने बच्चे, अपने बेटा और बेटी को भी भेज दिया था कि जाओ उसको क्या करो। ये कहाँ कहाँ चले गया था, कहाँ कहाँ, जापान तक चले गया था आई गेस, कि ये इसका प्रचार करो। तो वैसे ही हर्षवर्धन ने भी बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा प्रचार करा है। अभी इसके बारे में मैंने बताया था क्योंकि इसकी छवि क्या थी, धार्मिक किस्म की थी। तो इसलिए क्या करेगा ये, इसलिए इसको सेकंड अशोका बोला गया है। शीलादित्य इसने टाइटल लिया था। अब बहुत सारे बच्चे अगेन रटेंगे कि शीलादित्य इसने टाइटल रखा था, बट आपको रटना नहीं है। मैंने आपको इसके पीछे की कहानी बताई कि बहुत ज्यादा सीले बांट दिया करता था बाबा वगैरह में और अपनी प्रजा में। तो इसलिए इसका नाम शीलादित्य पड़ा कि सीले बांट दिया करता था। उसको कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत पैसा है, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शैविज्म, शिव भक्ता भाई, ये मैंने आपको बताया। अभी मैंने आपको बताया कि इसकी धार्मिक थी। तो आप अभी अगर देखो, अभी मैंने इसकी कहानी बताने का ये एक प्रोस्पेक्टस था कि अगर एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको पता भी नहीं है, हर्षवर्धन के फैक्ट्स पता भी नहीं है, बट आपको हर्षवर्धन के बारे में पता है कि हर्षवर्धन कैसा था, तो आपको इतना पता है कि हर्षवर्धन एक धार्मिक किस्म का आदमी था और अशोका भी धार्मिक था। तो अशोका ने शैविज्म तो कभी माना नहीं, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे कि भैया इनमें से कौन सा राजा शैविज्म को मानता था, तो हर्षवर्धन। क्यों? क्योंकि आपने इसका नेचर को पढ़ा है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री को आपको समझना है, वन बाय वन करके पढ़ना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि आपको ये फैक्ट्स छोटे लगने लग जाए अपनी सोच के आगे। ही सेटअप प्रयाग असेंबली 5 ईयर। भैया इसने प्रयाग असेंबली क्या करी, सेटअप करी। तो ये प्रयाग असेंबली क्या करा, इसका आगे चल के क्या नाम पड़ गया, कुंभ मेला। ठीक है। और कुंभ मेला किन किन जगहों पे लगता है, जरा आप कमेंट करके बताओ, जरा आपकी जनरल नॉलेज देखें। ठीक है यार, आप कमेंट नहीं करते, आई डोंट नो व्हाई। मुझे भी वेट हो रहा है कि भाई आप कब लोग कमेंट करोगे, और मुझे भी जानना है कि भाई जो मेरी ऑडियंस से वीडियो देख रही है, क्या उनको चीजें समझ आती है या नहीं आती। बट आप कमेंट करते ही नहीं है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसने प्रयाग असेंबली में क्या करा था, सेटअप करा था, जो आगे चल के कुंभ मेला बना। प्रयाग असेंबली में बेसिकली जितने भी थे, मैंने अभी बताया ना कि धार्मिक किस्म का आदमी था। जितने भी सारे बाबा वगैरह आते थे, सब बैठ के क्या करते थे, आओ मिल बैठेंगे, 3 यार, तुम, मैं और बाबा, गलत मत समझना। ठीक है। तो प्रयाग असेंबली में ये था बेसिकली। भाई ये ऑथर ऑफ नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इसने 3 किताबें लिखी थी। बेसिकली किताबें तो क्या ही लिखेगा ये, इसके जो चमचे वगैरह होते हैं वही किताबें लिखते हैं, बस राजा का टैग डाल देते हैं। अब राजा से मुकदमा कौन करे, भैंसबाजी कौन करे। तो वही है ऑथर ऑफ नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। बहुत इंपॉर्टेंट किताबें है, पेपर में आई भी है, सीजीएल में भी आई है, सीएचएसएल में भी आई है और जीडी कांस्टेबल में भी आई है। तो आप किताबों का नाम याद रख लेना, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है। डिफीटेड बाय पुलकेशन टू चालुक्य रूलर एट नर्मदा रिवर। तो भैया इसका भी प्रतापी राजा, मैंने आपको बताया है कि एक सफल रूलर वही हुआ है जिसने मैट्रिमोनियल अलायंस और मिलिट्री एक्सपीडिशन बहुत अच्छे से करा है। और मिलिट्री एक्सपीडिशन सबसे अच्छे से करने के लिए उसी का अच्छा रहा है जिसने डेक्कन की नीति अपनाई है। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस हो गया था कि मैं भी डेक्कन में जाऊंगा, युद्ध करूंगा बढ़िया वगैरह से, क्योंकि समुद्रगुप्त भी डेक्कन में जीत के आ गया था। तो भाई साहब जाते हैं डेक्कन में जाते हैं, तो वहां पर एक चालुक्य रूलर, चालुक्य डायनेसिटी भी बहुत तगड़ी डायनेसिटी है डेक्कन में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साउथ की डायनेसिटी के बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे।
तो जो चालुक्य रूलर है ये पुलकेशन टू वहां पर क्या कर रहा था, राज कर रहा था। जैसे ही पुलकेशन टू का पता चलता है कि हर्षवर्धन क्या कर रहा है, लड़ने आ रहा है, तो ये वेट नहीं करता, चालुक्य रूलर वेट नहीं करता, सीधा क्या करता है, वो आगे चले जाता है नर्मदा रिवर पर और इसको संभलने का मौका नहीं देता और नर्मदा रिवर पर इसको बहुत बुरी तरह डिफीट करता है। डिफीट तो अलग बात है, बहुत बुरी तरह निहत्ता इसको खत्म करता है, बट मारता नहीं है, तो चले जाता है फिर ये। ठीक है, इसके दरबार में फिर टी सेंग आता है, मैंने आपको बताया सेकंड चाइनीज ट्रेवलर है, और सेकंड चाइनीज ट्रेवलर आते हैं और ये किस लिए आते हैं, वही बुद्धिज्म प्रमोट करने आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अभी इससे पहले जब मैं इसका नेचर पढ़ा रहा था, इसके बारे में पढ़ा रहा था, तो हर्षवर्धन बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। क्यों इन्फ्लुएंस हो जाता है, कहता है कि भाई ये तो मजा ही आ गया, भाई टी सेंग तो बड़ा मजेदार बंदा है, तो इसके इन्फ्लुएंस में उसको सम्मान देने के लिए ये बुद्धिज्म अपना लेता है, और बुद्धिज्म को अपनाता नहीं है, सिर्फ स्प्रेड भी बहुत करता है, इसलिए इसका नाम सेकंड यशोका दिया गया है। देख रहे हो आप, ऐसे आपको लिंक करके पढ़ो तो आपको हिस्ट्री भी समझ आएगी और आपको मजा भी आएगा। बट अगर आप इसको ऐसे रटते रहोगे तो यार ये फैक्ट्स है, एक ना एक दिन आपको भूल जानी है और 2 दिन में आप भूल जाओगे, मेरी गारंटी है। तो आपको इतना समझना है कि भाई टी सेंग चाइनीज ट्रैवलर क्यों आया था, बुद्धिज्म को प्रमोट करने, उसको सम्मान देने के लिए इसने क्या कर लिया था, प्रमोट करा, और इसने इतना प्रमोट करा इसलिए सेकंड अशोक का नाम दिया गया। ठीक है, फिर इसने कन्नौज असेंबली यानी कि रिलीजियस असेंबली भी सेटअप करी थी 643 एडी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कन्नौज असेंबली, या तो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कन्नौज असेंबली किसने सेटअप करी या कौन से सन में करी, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है भाई। हर्षवर्धन ने करी थी 643 एडी में। क्यों करी थी, मैंने आपको बताया, इतना इन्फ्लुएंस हो गया था बुद्धिज्म से, तो जितने भी सारे कहीं के कहा बाबा आ रहे हैं, कहाँ के बाबा आ रहे हैं, यहाँ के बाबा, चुटिया वुटिया बांध के सारे बाबा आ रहे हैं बढ़िया तरीके से। कन्नौज असेंबली इतनी बड़ी असेंबली थी, और कन्नौज असेंबली में क्या करता था, जितने भी बाबा वगैरह आते थे सबको भर भर के क्या करता था, ये सीने देता था, दान में इतने दान करता था, आप पूछो मत, इतना अंदाजा भी नहीं लगा सकते, इतने दान करता था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सीला देते हैं। और आप इसको रटते हो, रटना छुड़वा दूंगा, सब चीज करवा दूंगा, बस आप फैक्ट्स पे ध्यान दो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, आपका काम हो जाएगा। फिर इसके दरबार में कोर्ट पोएट था बाण भट्ट, उसने हर्षचरिता और कदम्बरी लिखी है, हर्षवर्धन के बारे में, चरित्र के बारे में बताया है हर्षचरिता और कदम्बरी में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी बुक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि बुक्स क्या एक अलग सा टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके में, बुक्स की भाई बुक्स के ऑथर का क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, और बुक्स के अलग करंट अफेयर से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बस इसके बारे में यही फैक्ट्स है। तो ये था आपका हर्षवर्धन और हर्षवर्धन डेंसिटी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जैसे ही हर्षवर्धन खत्म होगा, आपको मैंने बता दिया, छोटे छोटे किंगडम में बढ़ जाएगा, और इस कन्नौज को लेके लड़ाई शुरू होगी, जिसको बोलते हैं त्रिपार्टी स्ट्रगल। तो इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे त्रिपार्टी स्ट्रगल के बारे में। उस स्ट्रगल के बारे में क्या होगा, उसके बाद मुस्लिम इन्वेड शुरू होएगा, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत बनेगी, और उससे पहले छोटे छोटे किंगडम हम देखेंगे। तो ये था आज के लिए, थैंक यू सो मच।